चलिए, let us welcome Dr. Purnima Shukla. Dr. Purnima Shukla is a senior homeopathic physician with over 36 years of clinical experience and 32 years in research. She is a PhD and MD in Materia Medica, a former senior medical officer with the UP government and an internationally published researcher known for the groundbreaking work in the breast disorders and women's health. Dr. Shukla has represented the India on global platforms like Liga World Congress, contributed to CCRH research, and is the author of books including Homeopathy and Breast Cancer, published by BJAN. Let us dive into her wisdom and experience as we talk about healing, homeopathy, and holistic wellness for breast cancer. Welcome, Dr. Purnima Shukla. वेलकम मैम, थैंक यू वेलकम। सो मच। हाँ जी, हमको इनवाइट करने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मैम। ऑनर इज आवर्स, हम लोग ऑनर फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले तो यही बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। ब्रेस्ट कैंसर तो नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, और जहाँ कैंसर सुना लोगों ने उनको समझ में आता है कि बस अब तो हम बचेंगे नहीं। वो डर जो है उनको और बीमार कर देता है। तो ब्रेस्ट कैंसर, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी कैंसर की बीमारी में, किसी भी ट्यूमर में सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। तो उसकी वजह से ब्रेस्ट में लंप बन जाता है, गांठ बन जाती है। वो गांठ जरूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, लेकिन ये कि गांठ होने पे हमको केयरफुल हो जाना चाहिए, वो कैंसर हो सकती है। तो ब्रेस्ट कैंसर की प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है, और हमारे होम्योपैथी में भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। ये जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जो डर है वो खत्म हो जाना चाहिए। हम लोगों की इस वेबिनार का एम जो है वो यही होना चाहिए कि कम से कम डर खत्म हो जाए कि हाँ, इलाज मौजूद है, और होम्योपैथी के डॉक्टर्स जो हैं वो भी कुछ कर सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। हाँ जी, सबसे पहले तो डॉक्टर पूर्णिमा जी वेलकम। एंड आपका जैसे टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर, तो लम्प इन द ब्रेस्ट के अलावा उसके और भी कोई सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में? उसके अलावा पेशेंट जो है, नॉर्मली हमने देखा कि पेशेंट आता उसी से है कि वो जब वो गांठ महसूस करता है तभी वो घबरा जाता है। अदरवाइज जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, और साथ में दर्द होता है, टेंडरनेस वगैरह भी रहती है। और इसके अलावा पेशेंट जो है मेंटली बहुत पजल रहता है। निपल में डिस्चार्ज भी कभी कभी हो जाते हैं, और इसके अलावा चेंजेस स्किन में कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं, और डिम्पल हो जाता है। इवन निपल भी कभी कभी इन्वर्टेड सा हो जाता है। तो ये कुछ अर्ली साइंस हैं जिनको कि हम कहेंगे कि उसके लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए, और हर लेडी को रहना चाहिए। और कौन सी एज में वुमेन को रेगुलर ब्रेस्ट चेकअप या स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लेना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये हमारे कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में ये सबको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि किसी को भी कोई भी बीमारी कभी भी हो सकती है, और ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत कॉमन है आजकल। तो इसके लिए उनको इन्वेस्टिगेशन कराते रहना चाहिए। मेमोग्राम, एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन अपने आप ब्रेस्ट का पेशेंट को करते रहना चाहिए। तो उससे उनको पता चल जाता कहीं गांठ नहीं है, या डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा निपल से, या स्किन में कोई चेंजेस नहीं, जैसे अभी मैंने आपको सिम्टम्स बताया, अर्ली साइंस। तो ये सब देखने के बाद में फिर एक मेमोग्राफ अगर करा लेते हैं तो फिर उससे काफी हद तक पता चल जाता है। हालांकि कंफर्मेटरी तो हम आप सब जानते हैं कि बायोप्सी से ही होता है कि ये कैंसर है और कौन सा कैंसर है ब्रेस्ट का, या कोई भी कैंसर बॉडी का है तो बायोप्सी के बाद ही कंफर्म हो पाता है। लेकिन ये कि मैमोग्राफ जो है काफी हद तक आइडिया दे देता है कि हाँ, इस पेशेंट को ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, जिसका रेगुलर मैमोग्राफ कराते रहना चाहिए। आइडियली यानी कि 30 की एज के बाद या 35, आप क्या सजेस्ट करेंगे करा लेंगे? हम लोगों के लिटरेचर में तो एडवाइजेबल है कि आप 40 इयर्स के बाद इसके कराएं मैमोग्राफ। लेकिन देखा ये गया है कि कुछ पेशेंट्स बहुत ही अर्ली एज में
जैसे कि इवन 15 साल 16 साल के भी हैं और उनके लंप होता है और वो सस्पेक्टेड लंप होता है, उसकी फिर मेमोग्राफ होता है, बायोप्सी होता है और कुछ केसेस में वो एडिनोकार्सिनोमा करके डायग्नोस भी होता है। इवन हमारे प्रोजेक्ट में ही जो हमको प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से मिला था, जिसको बाद में डिस्कस करेंगे जब आप लोग जानना चाहेंगे, उसमें भी एक यंग लड़की थी 16-17 साल की। तो उस लड़की को भी ये हुआ कि इसको हमने तो सोचा फाइब्रो एडिनोमा है, ये सोच करके उसको हमने इंक्लूड किया था, लेकिन फिर जब उसकी मेमोग्राफ हुआ और साथ में एपेनिसी हुई तो ये कंफर्म हुआ कि उसको कार्सिनोमा है। तो फिर उसको जो है हमको एक्सक्लूजन करना पड़ा क्योंकि वो हमारे केस में इंक्लूडेड नहीं थी। तो इसलिए 15 साल की उम्र से जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या जिनको मीनार्की बहुत जल्दी हुआ है, मीनार्की मीन्स हम लोग आप तो जानते हैं, बट जनरल पब्लिक के लिए कि मेंसेस की फर्स्ट अपीयरेंस अगर बहुत जल्दी हुई, आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि 8-9 साल की बच्चियों को भी मीनार्की हो जा रहा है, बहुत से केसेस में आती हैं, छोटी छोटी खेलने की उम्र है वो मीनार्की हो गया। तो यहाँ अर्ली मीनार्की है या फैमिली हिस्ट्री है, पता चला मौसी को, दादी को या नानी को उनको सीए हुआ है, उन लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। वहाँ 15 साल की उम्र से ही इसकी इन्वेस्टिगेशंस कराते रहना चाहिए। किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, वो डॉक्टर जो है एडवाइस जो कराए, नॉर्मली मेमोग्राफ कराएंगे या फर्दर जेनेटिक स्टडीज कराएंगे वो लोग, तो वो कराते रहना चाहिए, जिससे पता चलता है कितना सीरियस रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एक अपने आप में जेनेटिक ही डिजीज है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। हो सकता है किसी जनरेशन में हमको ना हो, हमारे सिस्टर ब्रदर को रही हो, बाद में हमारे किसी को ऑफस्प्रिंग को हो जाए, तो इसलिए बहुत केयरफुल इसमें रहना चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके प्रॉपर। डायग्नोस्टिक मेजर्स बहुत जरूरी हैं और प्रिवेंशन के लिए किसी भी चीज को हमको डायग्नोसिस जो एडवाइजेबल है, जो हमारे लिटरेचर में लिखी हुई है, जिसको हम भी मानते हैं और एलोपैथिक सिस्टम में तो उसके बगैर वो इलाज शुरू ही नहीं करते हैं, वो हमको पेशेंट को कराते रहना चाहिए किसी भी चिकित्सक की सलाह के बाद। ओके, ये हमारा सजेशन है पब्लिक को। हाँ मैम, जैसे लंप होता है, अगर उसमें पेनफुल ना हो और डिम्पल भी ना हो, इन्वर्टेड भी ना हो ब्रेस्ट, तब भी क्या वो लंप कैंसर की तरफ वो होता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, और मोस्टली लंप मैलिग्नेंसी के जो होते हैं ये पेनलेस ही अधिकतर होते हैं। पेन हो सकता है, टेंडरनेस भी हो सकती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज आर द पेनलेस लंप्स। तो पता ही नहीं चल पाता है बच्चों को, जो ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी जल्दी नहाए, जल्दी जल्दी भागे, जल्दी जल्दी तैयार हुए। वो लेडीज भी जो घर में काम के प्रेशर में है, अपने बच्चों की स्कूल छोड़ना लेना, घर का पूरा मैनेजमेंट कराना, बेसिकली आजकल सब लेडीज मैनेजर हैं, हाउस मैनेजर हैं, तो वो इतना काम में बिजी रहती है कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं। जब ध्यान नहीं दे पाती हैं तो फटाफट शावर के नीचे नहाया, फटाफट मिरर के सामने कपड़े पहने, ध्यान कहीं और है। तो बहुत अरसे के बाद उनका कभी ध्यान जाता है कि हाँ यहाँ लंबी है, क्योंकि दर्द ही नहीं होता है, टेंडरनेस ही नहीं होती है। ओके, उन केसेस में भी काफी चांस है, तो केयरफुल तो हमको हमेशा रहना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो मैम कॉमन मिथ्स क्या है इसके बारे में, अगर हम देखें तो? कॉमन मिथ्स तो लोगों के मन में, दिमाग में जनरली ये है कि लोग ये सोचते हैं कि जिनकी फैमिलीज में ये होता है उन्हीं को ये होता है, और हर लम्ब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो समझते हैं कि हर गांठ जो है वो कैंसरस है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, और उसमें पहले ही उनके दिमाग में आ जाएगा कि ये कैंसर है। और कुछ जैसे हम लोग जानते हैं फाइब्रोएडिनोमा होता है, फाइब्रोएडिनोसिस होती है, फाइब्रोसिस्टिक डिजीजेज हैं, सिस्ट हैं बहुत सारी, तो पेपिलोमाज हैं। तो उनके सबके दिमाग में, जनरल पब्लिक की ये अवेयरनेस है कि हमारे जो है ये मिथ है, कहीं अवेयरनेस क्या, उनके दिमाग में ये मिथ है कि ये कैंसर ही है, तो वो उनके दिमाग से हट जाना चाहिए। इसीलिए डायग्नोसिस बहुत जरूरी है और उसको करा के, ताकि हम ये श्योर हो जाएंगे भाई ये कैंसर नहीं है। जो एक डर मन में है, उस मन से डर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। और ट्रीटमेंट तो दोनों का अवेलेबल है, ऐसा नहीं है,
उनका तो है ही वो जो बिनाइन लीजन्स हैं, और साथ में इसका भी है। तो ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि सिर्फ जो ये मिथ है कि सिर्फ जिनके यहाँ फैमिलीज में चला आ रहा है उन्हीं को हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा सबके दिमाग में कि एल्डरली लेडीज को ही हो सकता है, तो एल्डरली लेडीज को तो ज्यादा केसेस मिलते हैं, बट किसी भी एज पे ही हो सकता है। हमने अभी जिक्र किया कि 15 साल की उम्र की बिटिया थी लड़की, उसको भी कार्सिनोमा डायग्नोस हुआ था, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ओके। तो एंड मेल्स में? ये मेल्स में भी होता है, ऐसा नहीं है। लोगों के दिमाग में ये भी है कि ये सिर्फ फीमेल्स के होता है, लेकिन कुछ मेल्स के केसेस में भी, हालांकि मेल्स के ब्रेस्ट जो होते हैं रिडिमेंट्री होते हैं, जो डेवलप नहीं होते हैं एक एज के बाद, लेकिन उसमें भी कुछ केसेस में, हालांकि बहुत रेयर है, बट ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है। ओके, सॉरी फॉर द नॉइस, मेरे घर से ऊपर से नॉइस आ रही है, कुछ काम चल रहा है। तो फीमेल जब ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी उसकी फैमिली हिस्ट्री है किसी में, तो उसमें उसको क्या क्या, मतलब उस लेडी को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि उसको ना हो? बिल्कुल सही बात, बहुत बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। और इसके लिए हमको पूरा ध्यान ये देना चाहिए कि चूंकि हमारी फैमिली में है, लोगों को है, इसका मतलब कुछ जेनेटिक बैकग्राउंड जरूर है। तो उस जेनेटिक बैकग्राउंड को रूल्ड आउट कराने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए, और जो रेगुलर फॉलोअप होता है उस रेगुलर फॉलोअप पर हमको ध्यान देना चाहिए। रेगुलर फॉलोअप में यह है कि आप पहले तो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का खुद करें। पेशेंट को पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट का कैसे एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर उसके बाद में अगर उसको जरा सा भी शक होता है या कुछ, तो उसको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, ताकि उसको प्रॉपरली सारे इन्वेस्टिगेशन कराए जा सकें। और उनको कराने के बाद अगर वो हाई रिस्क फैक्टर्स में है, तो उस कंडीशन में होम्योपैथी, एलोपैथी में तो वो लोग बिल्कुल कीमोथेरेपी भी चला देते हैं कुछ केसेस में, जहां उनको लगता है यहाँ तो हाई रिस्क फैक्टर है, यहाँ चांसेस काफी हैं कि ये हो जाएगा इसको कैंसर। लेकिन कुछ केसेस में जहां पर कि नहीं है ये, तो वहां पर वो लोग से फॉलो अप करते रहते हैं और सारी हेल्दी, एक बैलेंस्ड कहना चाहिए कि लाइफ स्टाइल अपना जीते हैं, न्यूट्रिशन पर ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते हैं और फिट रहते हैं। तो इसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक स्टडी जो है वो बहुत जरूरी है हमारे जीन्स की। ओके, तो मतलब कि अगर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ब्रेक का, या ओके। तो मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट और स्ट्रेस कंट्रोल से भी ये कंट्रोल हो जाता है क्या? लाइफ स्टाइल से आपकी इसकी परसेंटेज जरूर कम हो जाती है, आपकी इंटेंसिटी जरूर डिजीज की कम हो जाती है, ये जरूर फर्क पड़ता है अगर हम लाइफ स्टाइल। हालांकि जीन अगर है और हाई रिस्क फैक्टर में है, तो चांसेस है कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो जाता है। एलोपैथी वाले दवा देते ही हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि हमको होम्योपैथी में दवा पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल दवा जरूर ढूंढ करके और उसको देनी चाहिए, वो रिस्क फैक्टर को बहुत कम कर देगा। ये मेरी एडवाइस है, ये मेरा सजेशन है इसमें। जैसे किसी पेशेंट में ट्यूबरकुलिनम आती है, किसी में कार्सिनोसिन आती है, किसी में नेफ्ट्रेमियोज भी आती है, किसी का पल्सेटिला होता है, कल के लिए देयर आर सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। जो हमारी सिलेक्शन का तरीका है हमारी होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से हम उनको देते हैं। तो पेशेंट में कम से कम इतना तो हो ही जाता है कि एक लाइफ जो है अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक कहा मैंने। सबसे ज्यादा एक चीज माफ करिएगा, एक चीज हम और बता दें, जो यंग बच्चों में भी आते हैं, यंग बच्चों की बात की थी ना, यंग बच्चों को अगर हो जाता है तो वो ज्यादा विग्रेस होता है। सीए अगर हो गया है तो बहुत विग्रेस होता है, और उनमें जो आपने सुना होगा ट्रिपल पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव, ईस्ट्रोजन पॉजिटिव, प्रोजेस्टेरॉन पॉजिटिव, हार्टिन पॉजिटिव, ये हार्मोन्स हैं, ये तो जेनेटिक बैकग्राउंड का है। तो इसमें तीनों कभी कभी पॉजिटिव पाए जाते हैं, और तीनों पॉजिटिव होने से उनके यहाँ तो ट्रीटमेंट से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो केस थोड़ा सा टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, बट ये कि हमको लगता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ अगर हम दें कायदे से तो पेशेंट को उससे लाभ मिलता है।
और वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, कम से कम अपना रूटीन वर्क प्रॉपर कर रहे हैं, अपना ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे हैं प्रॉपर, इस तरह से वो लोग रहते हैं। तो जो अभी आपने कहा कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है क्या करना चाहिए, तो सारी जो किताबों में लिखा है उन किताबों में लिखी चीजों को तो फॉलो करना ही चाहिए। जैसे मैमोग्राफ कराना चाहिए, जैसे जेनेटिक काउंसलिंग कराना चाहिए, जैसे कि आपके ये जेनेटिक स्टडीज कराना चाहिए, और इसके बाद में अगर जरूरत है साथ में होम्योपैथिक दवा जिसका जिक्र कहीं भी लिटरेचर में नहीं है वो देना चाहिए, तो उससे उसकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, और इम्यूनिटी फिर ये ताकत देती है हर बीमारी से लड़ने की। मैम अभी आपने मतलब हम लोग सबसे ज्यादा सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट पे जोर देते हैं हमेशा। जी हाँ, बिल्कुल। आपका पीरियड स्टार्ट हो गया, आप 18 इयर्स के एडल्ट हो गए हो, तो आपको जरूर टेस्ट करना चाहिए हफ्ते में एक बार। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे ना व्यूअर्स को एक इजी तरीका समझा पाए कि हमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, जिसका कि हम देखते हैं कि लोगों को जानकारी नहीं है एकदम, जी और वो गूगल में अपने आप देख करके या एक दूसरे से पूछ करके, और अभी भी रूरल एरिया इंडिया का इतना ज्यादा है कि इस बात पर वो डिस्कशन ही नहीं करना चाहते, बात ही नहीं करना चाहते हैं, अपने आप सब लोग सेल्फ डॉक्टर हो जाते हैं। तो ऐसे में सेल्फ एग्जामिनेशन की अवेयरनेस डेवलप करना, कम्युनिटीज में जाके, सोसाइटीज में जाके, आपकी जो ये क्लब्स हैं इन सब में जाकर के, स्कूल्स में जाकर के, जितने गर्ल्स के स्कूल्स हैं वहाँ ये अवेयरनेस स्पेशली, हम तो कहते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अगर प्रॉपर होने लगे तो इसकी आधी बीमारी का इलाज जो है वो पहले ही शुरू हो जाएगा। होम्योपैथी से भी बहुत आराम होता है, और एलोपैथी में भी अब प्रोग्नोसिस बहुत अच्छे हैं। इतने कैंसर के इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स खुल गए हैं कि उससे भी बहुत जल्दी आराम होता है, और बड़ा लंबा जीवन वो लोग और खुशहाल जीवन जीते हैं। तो आपने अभी सेल्फ एग्जामिनेशन की बात कही, तो हम कहेंगे उसको दो तरह से करना चाहिए। एक तो इंस्पेक्शन, हम इंस्पेक्ट करें, पहले तो हम ब्रेस्ट को अपने देखें, उसका इंस्पेक्शन करें कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो देखने से ही हमको पता चल जाएगा कि हमारे कहाँ पर गांठ है, या कोई कलर नहीं चेंज तो नहीं हो रहा है, या किसी प्रकार के डिस्चार्जेस का तो कोई इंडिकेशन नहीं है, या इन्वर्टेड निपल तो नहीं हो रहा है, या किसी शेप और साइज में तो ब्रेस्ट के नहीं फर्क हो रहा है। ये तो हमको सिर्फ इंस्पेक्शन से ही पता चल जाएगा। और ये इंस्पेक्शन हमको दो तरह से करना चाहिए। एक बार हाथ कमर पे रख करके, और बिल्कुल ये इस तरह से अपने हाथों को करके, एल्बोज को दोनों स्ट्रेट करके, और उसके बाद में हमको उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। और दूसरा दोनों हाथ ऊपर करके हम उसको ऑब्जर्व करें, उसको देखें, और इन जो 4-5 पॉइंट्स अभी हमने बताए उन पर गौर करें। अगर उनमें से कोई भी नहीं है तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। दूसरा काम होता है पल्पेशन। पल्पेशन मीन्स जिसको हम छू के देखते हैं, ये हमको जनरल पब्लिक को बताना पड़ता है, हर आदमी पल्पेशन का मतलब नहीं समझता है। तो छू के देखते हैं, हमको एक सर्कुलर मैनर में, हम शावर के नीचे नहा रहे हैं, या मिरर के सामने हैं, या हम खड़े हैं या बैठे हैं, किसी भी पोस्चर में हम चेक कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा ये रहता है कि हम मिरर के सामने उसको अच्छी तरह से देखें, चेक करें, और एक सर्कुलर मैनर में हम अपने हाथों से उसको करें, और हल्का सा प्रेशर दें। तो अगर टेंडरनेस भी होती है तो पता चल जाती, दर्द है कहीं वो भी पता चल जाता, छोटी सी भी गांठ है तो पकड़ में बहुत जल्दी आ जाती है। तो उस कंडीशन में अगर ये दो काम हम करते हैं तो फिर बहुत जल्दी पता चल जाता है, और फिर अर्ली डायग्नोसिस जो है उससे फिर प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। तो इसमें लेट के अगर आपको करना है, खड़े होके पैल्पेशन करना है, उसका तो थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो गया कि एक हाथ हमको, सपोज लेफ्ट ब्रेस्ट हमको करना है तो लेफ्ट हैंड को हम ऊपर उठाएं, और उसके बाद राइट हैंड से उसको हम रब करके हल्के से सहला के, जिसको कहते हैं सहलाएं, सर्कुलर मैनर में, राउंडेड मैनर में, और उसके बाद में उसके ऊपर हम जो है उसको प्रेस करके देखें। इसी तरह से राइट साइड का अगर देखना है तो हमको राइट हैंड अपना ऊपर करना होगा, और लेफ्ट हैंड से उसको चेक करना होगा।
और खाली ब्रेस्ट ही नहीं चेक करना होगा, ब्रेस्ट का एक पार्ट जो है वो आर्टर तक जाता है जिसको हम एक्सिलरी टेल कहते हैं, तो जी वहाँ एक्सिलरी टेल तक उसको रब करना पड़ेगा, कहीं वहां तो कोई गांठ नहीं हो गई जाके। एक्सिला में ही एक्सिलरी ग्लैंड ही अगर कोई एनलार्ज है तो भी हमको उसका रीजन जानना चाहिए कि वो क्यों एनलार्ज हुई है, तो वो उसको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है वो उसको तुरंत करा के और तुरंत इलाज शुरू कर देना चाहिए। एक चीज हमने भी मिस की कि लेट के आप कैसे चेक करेंगे? लेट के चेक करने के लिए तरीका है कि आप उल्टे लेट जाइए, उल्टा लेट के लेफ्ट साइड का करना है तो पिलो लेफ्ट साइड में लगाइए और राइट साइड से चेक करिए, और अगर राइट का करना है तो राइट साइड में लगाइए और लेफ्ट से उसको चेक करिए, लेट के भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके हैं जिसको अगर रेगुलर कोई भी लेडी है वो करती रहे तो मिस होता नहीं है। वो मिस तभी होता है जब महीनों देखा ही ना जाए, ध्यान ही ना दिया जाए, तो वो गांठ बड़ी हो जाती है। इसके अलावा अभी हमें और आपने, रखना हाँ चाहिए। तो कोई बात नहीं, माफ करिएगा, अभी आपने एक बात कही थी मिथ। इन लोगों को ब्रा का भी बड़ा मिथ है, इन लोगों के दिमाग में है कि ब्रा जो ऐसी वाली पहनी जाती है इससे भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। दूसरी मिथ ये है कि मैमोग्राफी करा लीजिए तो आपका जो है वो रुक जाएगा, जो ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, बायोप्सी की कोई जरूरत ही नहीं है उनको। तो बहुत सारे मिथ्स हमारी सोसाइटी में फैले हुए हैं जिनको हमको दूर करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, और उस अवेयरनेस प्रोग्राम में हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखा है, तो उस अवेयरनेस के अंतर्गत हमको ये करना चाहिए, और हम लोगों को तो और ज्यादा करना ही चाहिए क्योंकि हमको उसमें एड ऑन ये करना है कि हमारी होम्योपैथिक दवाइयां भी काम करती हैं जिनको हम फैमिली हिस्ट्री वालों को भी दे सकते हैं और फायदा करेंगी। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर डेज भी होते हैं ना कि आपको उस टाइम सेल्फ एग्जामिनेशन थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बेस्ट टाइम है पीरियड्स का, जिस समय पीरियड्स होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट जो होता है थोड़ा उस समय स्वॉलिन थोड़ा सा हो जाता है, कहीं पे नॉर्मली भी लोगों का हो जाता है, जरूरी नहीं कैंसर हो या कोई ट्यूमर हो या कोई प्रॉब्लम ही हो या कोई लीजन हो, नॉर्मल कंडीशन में भी ये दिक्कत हो जाती है लोगों को, और उसको वो लोग करते हैं। तो उस कंडीशन में जो पीरियड्स का टाइम होता है, मेंसेस जब होता है, उस समय अगर इसको चेकअप करते हैं तो आसानी से वो जल्दी पता चल जाता है। ठीक है। और इसके अलावा इसका मंथली कम से कम चेकअप कर लें तो भी लोगों को अंदाज हो जाएगा। और कुछ लेडीज ऐसी हैं जिनको कि और इसके अलावा मैमोग्राफ भी बीच में कराते रहना चाहिए एनुअली, 40 साल के बाद, 45 साल के बाद तो साल में 2 बार कराना चाहिए, ये रिकमेंडेड है पूरा। और फिर कोई प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो बायोप्सी की तरफ आगे जाए। एपेनेसी भी एक होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, तो उससे भी काफी हद तक डायग्नोसिस हो जाती है। तो वो डॉक्टर ही आपको बता पाएगा कि क्या होना चाहिए, एपेनेसी होना चाहिए या बायोप्सी होना चाहिए या ट्रू कट बायोप्सी होना चाहिए। ट्रू कट बायोप्सी भी होती है, तो ये तो डिफरेंट टाइप की ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट जो है, ऑन्कोलॉजिस्ट या उस फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति ही आपको बता सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा। तो पेशेंट का सबसे बड़ा काम ये होना चाहिए कि वो सबसे पहले अपने सेल्फ एग्जामिनेशन करके वो डॉक्टर को कंसल्ट करे, जो उसका नियरेस्ट है, जिससे फ्री है, वो जिससे बात कर सकता है, तो कम से कम उसको एडवाइस कर सकता है कि चलिए भाई हमारे पास ट्रीटमेंट होता है तो हम देंगे, नहीं होता है तो हम कहेंगे ठीक है ये करेंगे आप। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि वैसे तो हम लोग होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की बात करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो ब्रेस्ट कैंसर या ट्यूमर के या सिस्ट के केस में कौन सी हेल्पफुल रहती हैं? ब्रेस्ट कैंसर या ट्यूमर्स, या आपका क्वेश्चन है ना, तो पहले तो हमको पब्लिक को ये बताना पड़ेगा, लोगों को, हमारी जो लेडीज है उनको, कि ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, एक बिनाइन होते हैं जो खतरनाक नहीं होते हैं, और दूसरे कैंसरस टाइप के होते हैं जिसमें हैप्टिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। एलोपैथी में लेंगे तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल होता है,
और होम्योपैथी में भी हम सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया। तो जो बिनाइन नियोप्लास्टिक रीजन है, ये फाइब्रोएडिनोमा भी हो सकता है, फाइब्रोएडिनोसिस भी हो सकती है, और फाइब्रोसिस्टिक डिजीजेस भी हो सकती हैं। और बाइरेट टेस्ट जो उसका मैमोग्राम का होता है, उससे क्लियर होता है कि किस लेवल तक का मैलिग्नेंसी होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसको ये करने के बाद, ये सब करवाने के बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं। तो हम चाहे उसको एक्यूट फेज के लिए दें और चाहे हम उसको उस फेज के लिए दें कॉन्स्टिट्यूशनल दें, हमको हमेशा कॉमन सिम्टम्स जो हमारे हैं किसी भी बीमारी के, उनको एक तरफ करना पड़ता है और हमको अनकॉमन, रेयर, पिक्यूलियर सिम्टम्स की तरफ जाना पड़ता है। जैसे ये देखिए, ग्रीन शर्ट पहने हुए हैं, इनको बहुत अच्छी लग रही है, इनके ऊपर इतनी बढ़िया एम्ब्रॉयडरी, लखनऊ वाली खास डॉक्टर अर्पणा पे। अब इसी को कोई दूसरा पहनेगा, हम पहनेंगे तो अलग रिफ्लेक्शन होगा। इसी तरह से बीमारी जब आती है किसी के, तो हर एक के कुछ अलग अलग सिम्टम होते हैं। तो हम होम्योपैथ को वही अलग वाले सिम्टम, अनकॉमन, रेयर ढूंढ करके उन पे दवा देनी पड़ती है। तो वो जैसे आपने कीमो रेडियो की भी बात की, पेशेंट अधिकतर भागता है जैसे ही कैंसर सुनता है। कुछ की तो लिमिटेशंस हैं, पैसा नहीं है, घर में है नहीं, अवेयरनेस नहीं है, गांव वगैरह के पेशेंट जो होते हैं तो वो नहीं जाते हैं, वो अपने आसपास जो है उसी से बात करते हैं। लेकिन ये कि अधिकतर पेशेंट जाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट वगैरह के बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, फिर वहाँ उनकी कीमो भी होती है, रेडियो भी होती है, सर्जरी की जरूरत है वो भी होती है। इट डिपेंड्स कि किस लेवल का है, किस ग्रेड का है। तो उस कंडीशन में हम इनको जो है उसके साथ फिर पेशेंट आता है तो साथ में लेके आता है साइड इफेक्ट्स। वैसे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, आप लोग जानते ही हैं, बोन मैरो तक साइड इफेक्ट जाता है, बाल वाल तो अक्सर लोगों के गायब हो जाते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जिसके लिए पेशेंट परेशान होता है, और जो मेरी पीएचडी का टॉपिक भी था, मेरी पीएचडी में टॉपिक यही था, add on therapy to mitigate the adverse effect of chemotherapy and radiotherapy। उसी को मैंने इस बुक फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसमें कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ साथ इस पे एम्फेसाइज किया है। तो इट डिपेंड, तो एक तो नॉजिया और वोमिटिंग के केसेस बहुत आते हैं, क्योंकि वो एक्यूट प्रॉब्लम होती है ना, जहाँ उन्होंने कीमो ली, पता चला उल्टी आने लगी, कुछ खा नहीं पा रहे हैं। एक तो वैसे ही कीमो के बाद तबीयत खराब, लॉस ऑफ एपोटाइट हो जाता है, और सारी ऊपर से नॉजिया वोमिटिंग, तो पेशेंट जो है परेशान हो जाता है, जबरदस्त डिहाइड्रेशन होने लगता है, और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। तो वो पेशेंट तुरंत भाग के आते हैं कि हमको भाई एलोपैथिक दवा से हमको नॉजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम बहुत अच्छी तरह से अनकॉमन सिम्टम्स हम आर्सेनिक के जानते हैं, इपीकॉक के जानते हैं, कोबाल्टिन के जानते हैं, इनके हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, इसलिए हम इन दवाइयों के नाम ले रहे हैं। वो हम देते हैं तो पेशेंट को बहुत आराम होता है उससे। और इसी तरह से रेडियो के स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ रेडियोथेरेपी हुआ स्किन प्रॉब्लम, जबरदस्त डर्मेटाइटिस, एकदम बर्न टाइप का हो जाएगा, काला काला बिल्कुल, तो वो लोग आते हैं, तो उसमें मेडिसिन वो देनी पड़ती है। लेकिन कुछ केसेस में हम रेडिएशन किस टाइप का दे रहे हैं, जो हमारी मर्फी की रिपर्टी है उसमें इसका जिक्र है, तो उनसे हम मेडिसिन लेके जिस टाइप का रेडिएशन दिया गया है उसके अगेंस्ट भी मेडिसिन देते हैं। हालांकि हमको इत्तेफाक से उस स्टडी में जो मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में की थी 100 पेशेंट्स पे, उसमें हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, तो मैंने सिम्टोमेटिक उस समय दिया था लोगों को, तो उससे लोगों को बहुत आराम हुआ था। और इसका एक पेपर भी पब्लिश हुआ है, जो आपके IJRH के जो इंडियन जर्नल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी का ऑफिशियल जर्नल है गवर्नमेंट का, उसमें छप चुका है वो, तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे थे। तो इस तरह से मेडिसिन तो हमको सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से ही देनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी जरूरत है तो बीच में हम एंटी मियास्मेटिक जैसे सल्फर देते हैं, ट्यूबरकुलिन देते हैं, कार्सिनोसिन देते हैं। इसके अलावा जिसकी जरूरत होती है इंडिकेटेड मेडिसिन की वो दी जाती है। केलिकाब है, आपकी आर्सेनिक है, इपिकॉक है, ये सब सिम्टम्स पे हैं। तो किसी भी हमारे पेशेंट को फिर वो नहीं देना पड़ा, आपका क्या कहते हैं, जो ड्रिप्स वगैरह नहीं लगी,
उनको पेशेंट्स को बहुत आराम हो गया था। 100 पेशेंट्स जो देखे गए थे, उसमें एक ऑन्को सर्जन भी जो हमारी बुक में को ऑथर है, वो प्रोफेसर, वो भी उस हमारे को गाइड थे उस समय, तो वहीं पे प्रोफेसर थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक एक केस को जाके देखते थे कि होम्योपैथी से वाकई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब वो चेक करते थे तो उनको लगता था हाँ भाई फायदा हुआ है, तो फिर खुद ही रिफर करने लगे कि भाई होम्योपैथी में जाओ, होम्योपैथी में जाओ। नहीं तो पहले That's वही wonderful. पैन टॉप और पैन डी वगैरह दे दिया करते थे, उससे उतना हाँ आराम जी। नहीं होता था। तो ये जब इपीकॉक, आर्सेनिक और ये सब उन्होंने दी तो उससे फायदा बहुत हुआ पेशेंट्स को। तो फिर उन्होंने कहा ये ओके। तो ड्रिप भी नहीं लग रही है पेशेंट को, और पेशेंट जो है वो बड़ा खुश भी है, और सस्ता भी पड़ रहा है, इकोनॉमिकल बहुत है। तो फिर अपने आप ही रिफर करने लगे थे उस वक्त। हमने बल्कि अच्छा That's अच्छा भले wonderful. पेशेंट्स थे वहाँ, हाँ अच्छे भले पेशेंट्स थे, तो हमने बल्कि फिर बाद में 2 वहाँ पे जूनियर रेजिडेंट्स भी हमने बैठवाए थे अपने होम्योपैथी के ओके। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। हाँ, तो वो लोग केस स्टडी करके उसके बाद मेडिसिन दिया करते थे। उनका ओके। जिक्र भी मैंने इस बुक में किया है, जो बुक है उसमें उसका जिक्र किया है। मैम ये हमें तो मालूम है, बट फॉर द ले मैन मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या हम सेफली हाँ एलोपैथी मेडिसिन के साथ होम्योपैथी दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं डॉक्टर साहब, आप तो जानती हैं। और जनरल पब्लिक भी, हम आपको बताएं, 2 ही कंडीशन में आती है होम्योपैथी के इलाज के लिए। या तो वो शुरू शुरू में आई जब तक कैंसर डायग्नोस नहीं हुआ, गांठ है, देखिए डॉक्टर साहब गांठ हो गई है, क्या हो गया, कैंसर तो नहीं है। और या उसके पास लिमिटेशंस हैं कि वो जा ही नहीं सकता है किसी के पास, घर में फैमिली मेंबर नहीं है, या फाइनेंशियली इतना वीक है कि ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, या अवेयरनेस ही नहीं इतनी है, कुछ जानता नहीं है। तो कुल मिला के वो जो है आपके पास या तो शुरुआती दौर में आता है पेशेंट, और या फिर वो जब वो कीमो और रेडियो सब करा लेता है तब दौड़ के भाग के आता है और कहता है कि कीमो के और रेडियो के ये प्रॉब्लम डॉक्टर साहब हमको हुआ, इलाज तो मैंने कराया, अब ये हुआ, ये कैसे दूर हो। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ साथ में दी जाती हैं और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता किसी का। ये एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि एलोपैथी दवाइयों के साथ होम्योपैथिक दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम आपको बताएं, सिंपल सा एग्जाम्पल दीजिए। हवाई जहाज का पाथ अलग होता है और ट्रेन का पाथ अलग होता है। ट्रेन और हवाई जहाज का कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। तो एक स्पिरिचुअल लेवल पे वर्क कर रही है, एक सब मॉलिकुलर लेवल पे वर्क कर रही है मेडिसिन, और एक जो है अपने मेटेरियलिस्टिक लेवल पे कर रही है। तो दोनों का कभी क्लैश नहीं हो सकता, दोनों अपना अपना काम करते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है और अच्छा आपने फायदा बहुत अच्छा होता एग्जाम्पल दिया एरोप्लेन और ट्रेन का। बहुत अच्छा। है। हाँ जी। डॉक्टर सोनी। हाँ जी। डॉक्टर साहब, अपना जो भी आपने रिसर्च करा था, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो एक्चुअली शुरुआत ऐसे हुई थी। हमको तो टू बी वेरी फ्रैंक बहुत आइडिया नहीं था कि ईएमआर स्कीम भी कोई सीसीआरएच में है, और हम नहीं जानते थे कि एक्चुअली आई वाज नॉट देयर इन सीसीआरएच 2007 से पहले। हमारा कोई खास नहीं था, बस कॉन्फ्रेंसेस में आते थे हम, बीआरडी के साथ सिंपल रिसर्च किया करते थे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज एलोपैथी का जो था वहाँ पे, तो इत्तेफाक से हमारा वहाँ पे बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन था, या यूं कहिए हमारे हस्बैंड वहाँ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हेड थे। तो हमको एक अंदर से क्यूरोसिटी थी कि होम्योपैथिक दवाइयों को कैसे एविडेंस बेस्ड बनाएं। तो हम, कोई भी पेशेंट आता था, उस पेशेंट को हम इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां भेज दिया करते थे, इन्वेस्टिगेशन होके आ जाते थे। तो हम कॉन्फ्रेंसेस में, और उस जमाने में याद होगा 2006 से पहले बहुत कम स्पीकर्स हुआ करते थे, और वो स्लाइड पे शो करने वाले, स्लाइड से या ओवरहेड प्रोजेक्टर से शो करने वाले तो बहुत ही कम, रेयर होते थे, फिंगर्स पे। हम लोग 3 ही 4 हुआ करते थे, डॉक्टर दीवान हरिश्चंद, डॉक्टर पारिक, और ये क्या कहते हैं, हम होते थे, डॉक्टर डीपी रस्तोगी होते थे। तो उस समय हम प्रेजेंट किया करते थे पेपर कि भाई ये थे इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट के टाइम, और उसके बाद ये हो गया, इतना फायदा इसमें हो गया बात के लिए। बस सिंपल ये दिखाया करते थे। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी आज इतनी डेवलप हो गई हो, उस वक्त इतनी डेवलप नहीं थी। तो डॉक्टर चतुर्भुज नायक ने कभी हमारा लेक्चर सुना होगा साइंटिफिक सेशन में। तो डॉक्टर चतुर्भुज नायक थे डायरेक्टर जनरल,
तो उन्होंने फोन मेरा पता करके फोन नंबर मुझको फोन किया कि मैं चाहता हूँ कि आप एक यहाँ प्रोजेक्ट भेजिए CCRH में। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम तो यूपी गवर्नमेंट में हैं, क्या हम प्रोजेक्ट आपको भेज सकते हैं ऐसे? बोले हाँ हाँ, अब EMR स्कीम आ गई है एक्स्ट्रा म्यूरल, तो आप कहीं भी कोलैबोरेटिव रिसर्च करके उसको जैसा आप करते हैं वैसे करके आप भेज सकते हैं प्रोजेक्ट। वो ऐसे ऐसे डिफरेंट कमिटीज के थ्रू पास होगा और उसके बाद उसके लिए हम लोग सेंक्शन भी करते हैं, पैसा मिनिस्ट्री करती है और उसको कर सकते हैं। तो हमने कहा अच्छा। फिर हम उनके पास गए, उन्होंने बुलाया हमको कि एक दिन आइए आप यहाँ, तो उसको समझ लेते हैं कैसे क्या किया जाएगा। तो उनसे डिस्कस किया, तो उनका सबसे पहले तो आप जिस मेडिकल कॉलेज से करेंगी वहाँ का NOC चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आपके काम करने से वहाँ कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को और आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो उसके बाद एक प्रोजेक्ट आप जो आपको ठीक लगे वो प्रोजेक्ट एक बनाइए, ये प्रोफॉर्मा है, इस तरह से इसको प्लान करिए और ऐसे बनाइए। चूंकि मेरे पब्लिकेशंस थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंटेशंस थे हमारे, तो उन्होंने कहा उसका रेफरेंस जरूर दे दीजिएगा इसमें, और इसके अलावा भी अगर किसी और के भी पब्लिकेशंस हो तो उनको लिख करके और वो दे दीजिएगा। हमने कहा ठीक है। तो उसको मैंने भेजा। तो यहाँ पर 3 कमिटीज होती हैं। पहले मैंने अपने यहाँ की एथिकल कमेटी से पास कराया, फिर जितना भी ऑफिशियल प्रोसीजर था वो करवाया, उससे CCRH में आया। तो CCRH में पहले CCRH वालों की एक कमेटी थी, उन्होंने उसको देखा प्रेजेंटेशन को, फिर उन्होंने वापस किया कि ये आप करिए। मतलब कई बार वापस जाता है, उसमें चिंता नहीं करनी है, उसको ठीक करके देना पड़ता है अप टू द मार्क बना करके। तो वो करके और उसको फिर दिया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से वो हमारा अप्रूव हो गया। तो डॉक्टर चतुर्भुज नायक ही वॉज वेरी हैप्पी कि वो ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने उसमें जो था उस वक्त हमको 19 लाख समथिंग उसके लिए सेंक्शन कराए थे। तो उसमें हमारे 4 रेजिडेंट्स थे, 2 होम्योपैथी के, 2 एलोपैथी के भी हमको मिले हुए थे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर भी काफी था ना। सबका अल्ट्रासाउंड होना था, FNC होना था, सबका आपके पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होने थे, किसी किसी की कुकट बायोप्सी भी होनी थी। तो 2 MBBS के लिए थे रेजिडेंट्स हमने, और 2 हमने होम्योपैथी के लिए थे। होम्योपैथी के रेजिडेंट्स जो हैं वो पूरा केस टेकिंग करके और पूरा केस तैयार करते थे, सारी सिम्टोमेटोलॉजी लिखते थे और सब करते थे। और एलोपैथी वाले जो हैं वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन में पूरा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर था वो वहां पर करते थे। और 2 सीनियर डॉक्टर्स थे वो होम्योपैथी के, वो मेंटेन रखते थे पूरा डॉक्यूमेंटेशन, मास्टर चार्ट जिसको कहते हैं। जैसे एक पेशेंट का हमने पूरा एज वेज सिम्टम वो सब पूरा ये है, और उसी में हम साथ में ये इन्वेस्टिगेशन हुए इस तारीख में, ये मेडिसिन इस तारीख, मतलब हम उसको चार्ट को देखेंगे तो वो पूरा उसकी हिस्ट्री पता चल जाएगी। तो सब मास्टर चार्ट या डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा करते थे वो लोग। उनके बाद से फिर वो केस जो था फिर मेरे पास आता था, तो फिर हम उसको फिजिकली एग्जामिन करके और उसके बाद में उसको फिर मेडिसिन हम कंफर्म किया करते थे। एक रिपोर्टाइजेशन भी उसमें से करता था, वो जो होम्योपैथ 2 आता था उस वक्त, 2.0 करके सॉफ्टवेयर एक आता था ना उस वक्त या बॉम्बे से। होम पैक 2.0, हाँ जी। हाँ 2.0 वो था उस वक्त हमारे पास। अब तो जोमियो है क्या, लेकिन उस समय वो था, तो उससे किया करते थे उसको। तो ये सब करने के बाद में बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला, और करीब करीब 44% केसेस में तो 100% फायदा था, और 82% केसेस में थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ था। कुछ ही ऐसे केसेस थे, कुछ ड्रॉप आउट हो गए थे और कुछ। तो इसमें मैंने देखा कि हमने इसमें मेन लिया था बिनाइन होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ बिनाइन नियोप्लास्टिक लीजन्स ऑफ ब्रेस्ट, जिसमें सिर्फ बिनाइन लीजन्स को हमने उस वक्त लिया था। CA के केसेस को हमने रूल आउट कर दिया था। CA के केसेस उस समय एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में थे। इंक्लूजन क्राइटेरिया में हमारे बिनाइन लीजन्स थे, जिसमें कि आपके 32 केसेस, 64 केसेस थे फाइब्रोडिनोमा के, 32 केसेस थे फाइब्रोएडिनोसिस के, और 5 केसेस थे फाइब्रोसिस्टिक कार्सिनोमा के, एंड देयर वाज 1 केस ऑफ पिलोड आल्सो। और हम बताएं पिलोड के केस में उस समय हमको ड्रेस्टिक रिलीफ मिला। उस केस को अगर आप लोग कहें तो हम उसको मेंशन भी करें, आपको उसकी स्टोरी सुनाएंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो।
और बहुत बड़े बड़े यस मैम, मल्टीपल गो अहेड। फाइब्रोएडेनोमा बिल्कुल बिल्कुल मैम, बताएं। मल्टीपल फाइब्रोएडेनोमा लेके आते थे। वो पेशेंट जो था एक मुश्किल से 17-18 साल की लड़की थी, और जैसे गांव वगैरह में होता है कि वो अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के यहाँ रह रही थी, मतलब पेरेंट्स को ज्यादा खास मतलब नहीं था। तो उसके एक ब्रेस्ट में राइट साइड में इट वाज ऑक्युपाइंग होल ऑफ द ब्रेस्ट, इतना बड़ा ट्यूमर था। और अच्छी बात, भली वेल बिल्ट लेडी थी। तो मैंने तो जब उसका देखा तो हम थोड़ा सा घबरा भी गए। हमने कहा कि क्या चक्कर है इसका। तो फिर कराया वराया, और एक दूसरे लेफ्ट ब्रेस्ट में छोटा सा पी साइज का, ये स्मॉल टोमेटो कह लीजिए, स्मॉल पोटैटो, तो उस साइज का एक था। फिर कराया, उसको कराने के बाद पता चला कि उधर तो फाइब्रोएडेनोमा है, इधर इसको फिलोड है। अब देखा दाखा पूरा किया तो मैंने उसको कोनियम मैकुलेटम दी, और 1 महीने के बाद मैंने उसको बुलाया। तो वो डोज तो मैंने अपने हाथ से दे दी थी, बाकी मैंने उसको प्लेसिबो दे के भेज दिया था। मैंने कहा 1 महीने बाद आप आइएगा। तो जब वो पेशेंट आया हमारे पास, तो लेफ्ट साइड का तो उसका बिल्कुल गायब था, राइट साइड में उसका कोई खास चेंज नहीं था। फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कोई खास चेंज नहीं है। उसके बाद फिर उसकी मेडिसिन रिपीट की गई, कोई खास फायदा नहीं हुआ 2-3 महीने तक। फिर देयर वाज नो फर्दर इम्प्रूवमेंट। सल्फर भी दिया बीच में, नो रिलीफ फेलूड के केस में। तो हम थोड़ा सा डरने भी लगे थे, लेकिन पेशेंट था बड़ा स्ट्रांग विल पावर का। और उसकी फैमिली वाले भी थी, अनमैरिड लड़की थी ना, तो उनको था कि ऑपरेशन होगा, पूरा ब्रेस्ट चला जाएगा, तो शादी कैसे होगी, फिर बच्चे कैसे होंगे, कैसे फैमिली लाइफ लीड करेगी। लड़की मेंटली बहुत पजल थी। तो हम उसको जो है थोड़ा सा काउंसलिंग भी करते थे साथ साथ, और उसको समझाया हमने, लेकिन दवा खाओ। फिर देखा राइट साइड का है, तो मैंने उसको फाइटोलक्का दी। हमने उसको फाइटोलक्का ट्राई करता है सिम्टम्स के हिसाब से। तो हमने वो बता नहीं पा रही थी कि राइट से शुरू हुआ है लेफ्ट से शुरू हुआ पहले। तो फिर हमने कहा नहीं, इसका उसको फाइटोलक्का से यू वोंट बिलीव, उसका साइज जो था पहले तो कम हो गया जब हमारे पास 1 महीने के बाद आई। उसके बाद में फिर उसको फायदा हुआ, फिर फर्दर जाके फिर फायदा उसका रुक गया। अब फिर वो नहीं कम हो रहा। सब लोग कह रहे ये फिलोड है, सब एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज था ही, सब कह रहे डॉक्टर साहब बदनामी हो जाएगी, इसको आप भेज दीजिए कहीं और। हमने कहा, इतना फायदा हुआ है तो और भी फायदा होगा। हमने क्या करे, पेशेंट भी नहीं जा रहा है कहीं, हम तो कह रहे हैं दिखाना और दिखाओ जाके। तो बोले, उसने कहा नहीं मैं नहीं कहीं जाऊंगी, मैं होम्योपैथी में ही दिखाऊंगी। फिर स्टडी किया, री-स्टडी किया केस को, एनालाइज किया सिम्टम्स को। स्टोनी हार्डनेस थी, तो हमने कहा इसकी स्टोनी हार्डनेस फाइटोलक्का से फायदा नहीं हो रहा। एंटी मैजमेटिक कितनी बीच में दे चुके, उससे भी कोई रिलीफ नहीं हो रहा है। उसके मेंटल उस पे भी हमने दी, तब भी नहीं। हमने कहा इसको कैलकेरिया फ्लोर 1000 में देते हैं। फिर मैंने कैलकेरिया फ्लोर दी, एंड यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट टाइम वो आई है तो वो 2 पीस में हो गया था। जो इतना बड़ा था पूरा, फिर 2 स्मॉल टोमेटोज हो गए, पोटैटोज हो गए। वो साइज, तब हमको भी खुशी हुई और उम्मीद हुई कि अब ठीक हो जाएगी। अल्टीमेटली पेशेंट जो थी फिट हो गई, अभी भी हमको कभी कभी फोन करती है। शी हैज अ गुड मैरिड लाइफ, बच्चे हैं उसके, एंड शी इज हैप्पी। तो बहुत अच्छा हमको लगा उसको देख That's wonderful, ma'am. Wonderful. That's a miracle of homeopathy. यस यस, तो अनएक्सपेक्टेड डॉक्टर, कभी कभी फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है। हाँ बताएं प्लीज। हाँ जी, मैं कहा डॉक्टर साहब कितना टाइम लग जाता है इस तरह से कोई टाइम डिटेक्ट हो देखिए गया 9-10 अंदाजा? महीने। जब 9 मेरे 10 पास महीने आई तो इसका जो राइट ब्रेस्ट था पूरा ऑक्यूपाइड था, और ये ओके। लड़की जो थी ओवर ग्रोथ था एक तरह से, इसका कहना चाहिए। ब्रेस्ट का साइज वाइज इसका अच्छा भला था। अब एग्जैक्ट हमको ट्यूमर का साइज इस समय याद नहीं हुआ, हमारे पब्लिकेशन में लिखा हुआ है। एक पिलोट पे भी हमारा पब्लिकेशन हुआ है होम्योपैथिक लिंक में, जो इंटरनेशनल जर्नल है ना होम्योपैथिक लिंक, हाँ उसमें भी जी, इसी केस को मैंने किया, तो एग्जैक्ट साइज वगैरह उसमें दिया हुआ है। बट ये कि पूरा ब्रेस्ट आपके हाथ में आना मुश्किल था, इतना बड़ा साइज था उसका। और ये ठीक होने में 9 से 10 महीने उसको लगे। 9 10 महीने लगे। ओके। जी जी, लेकिन उसने बड़े पेशेंस से ट्रीटमेंट भी किया, तो हम उसकी तारीफ करेंगे। और एक हम सबसे पहला केस बताएंगे अगर आप चाहें तो। सबसे बिल्कुल मैम, पहला बिल्कुल केस जो बताएं। हमने प्रैक्टिस शुरू की थी, एंड आई वाज यंग, और एक लेडी गोरखपुर में ही थे बेसिकली,
तो वो लेडी जो थी किसी रूरल एरिया की थी, तो आई तो उसका भी वही हाल, दोनों ब्रेस्ट उसके बिल्कुल बुरी तरह से साइज बढ़ा, हार्ड एकदम छूने में, और ब्लीड कर रहे दोनों निपल। हमने कहा तो एकदम क्लियर कट सिम्टम मेलिग्नेंसी का है वो। हमने कहा तुम्हारी जांच करवा देते हैं, तुम चलो मेडिकल कॉलेज में, चलो हम करवा देंगे, हमारे जान पहचान के लोग हैं, जांच तो हो जाए। बट उसने जांच नहीं की, बोली नहीं नहीं हम सुई नहीं लगवाएंगे, सुई लगी तो बढ़ जाएगा वो। बिल्कुल मानने को नहीं तैयार हुई। तो हमारा पहला केस था वो कैंसर का, और हमारे हिसाब से वो 99.99% ब्रेस्ट कार्सिनोमा का ही था, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन टू बी वेरी फ्रेंक नहीं हो पाया, क्योंकि बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन इतनी जल्दी फायदा हुआ कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने देखा उसको कोनियम 1000 मैंने रिपीटेड डोजेज में दी उसको, और वो 1 महीने बाद मेरे पास लौटी, कहती अब तो खुनवा है वहां की। बोली बोली अब तो खुनवा भी नहीं आ रहा, और देखे कितना मुलायम मुलायम हो गया। तो हमने कहा अरे वाह। तो हम बल्कि पलपेट नहीं कर रहे थे। बोली नहीं नहीं छू के देखिए। तो हमने फिर उसको देखा तो वाकई पहले और उसमें बहुत फर्क था। तो उसने हमको हिम्मत बहुत दी। और इत्तेफाक से हम जब लखनऊ में थे, आई ओरिजिनली बिलोंग टू लखनऊ, वो हमारा बर्थ प्लेस है, वहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप है वहाँ के। तो हमारे फादर भी होम्योपैथी में ही थे, तो उन्हीं की वजह से हम भी होम्योपैथी में गए, और बड़े अच्छे रिजल्ट हमने होम्योपैथी में बचपन से देखे। तो वहां पे चांस की बात, उस वक्त ये बात है 76-77 की, तब उस समय लेडी डॉक्टर्स होम्योपैथी में बहुत कम हुआ करते थे। यहाँ दिल्ली में तो फिर भी दिख जाती थी नेहरू कॉलेज में, वहां तो बहुत ही कम होती हैं यूपी में, और लखनऊ में भी बहुत कम थी, यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स। तो जो भी पेशेंट आता था फादर के पास, वो चाहता था कि हमको दिखा ले एक बार। ये हमको एडवांटेज बहुत था लखनऊ में। तो वो हर पेशेंट को हम पैल्पेट करते थे, देखते थे, तो वो हमको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल गया। तो वो जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर ईश्वर की कृपा से मिला, और हमारे फादर की वजह से, उसने हमको ये हिम्मत दी कि इस तरीके के रिसर्च वर्क करें, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स करें। और फिर गवर्नमेंट का, डॉक्टर नायक का भी बहुत साथ रहा। उन्होंने हमको बुला करके एक तरह से प्रोजेक्ट का ऐसे ऐसे बनाइए, ये करिए, उन्होंने बताया हमको। और पीएचडी के गाइड भी थे हमारे डॉक्टर चतुर्भुज नायक साहब, पीएचडी थीसिस के। और डॉक्टर आर के मनचंदा जो हैं, उन्होंने भी हमारी हर स्टेप पे हमेशा बहुत मदद की। कोई भी काम हुआ, इसमें फॉरवर्ड्स जो हैं डॉक्टर मनचंदा की भी लिखी हुई है, जो किताब है जी आपके जी मैंने देखा है। पास। और हर एकेडमिक वर्क में वो काफी हेल्प करते हैं। और इसी तरह से बस प्रोजेक्ट वो पूरा हुआ, लोगों ने बहुत तारीफ की। और वो चंद प्रोजेक्ट्स में है जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया में जो कंडक्ट हुए, जिसमें से एक मेरा है। और इसके पब्लिकेशंस 5 हो चुके हैं डिफरेंट जर्नल्स में। हाँ, होम्योपैथिक लिंक में, इंडियन जर्नल में। जी हाँ, कुछ कह रहे हैं आप लोग? वंडरफुल जी वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू बहुत थैंक यू वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, बस हम यही चाहते हैं कि हमारी होम्योपैथी खूब राइज करे, दिन पे दिन डोर टू डोर जाए, और 21st सेंचुरी में होम्योपैथी शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक। फॉर ऑल पेशेंट्स। ऑल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कुछ यस एलोपैथी में अच्छाइयां हैं, तो होम्योपैथी में भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं। अगर हम लोग एक साथ चलें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, तो पेशेंट के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, सोसाइटी के लिए। तो ये बिल्कुल बेहतर हुआ। ये भाई एलोपैथी के जो फायदे हैं उनको हमको भूलना नहीं चाहिए। एक्यूट केसेस में, इमरजेंसीज में, आजकल तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, लिवर बिल्कुल ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है। तो वो सक्सेसफुल जो है वो चीजें होती हैं, तो उनको भूल नहीं सकता कोई। बिल्कुल लेकिन सर्जरीज होम्योपैथी में में टॉप जो, करती हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा होम्योपैथी का जो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है, सेफ जी ट्रीटमेंट है, हम मेंटल लेवल पे देते हैं पेशेंट को, एज ए होल देते, कम दवा देते हैं, और उससे पेशेंट को तुरंत फायदा होता है, सिंगल मेडिसिन से हो जाता है। तो बिल्कुल वो हाँ अगर जी कॉम्प्लीमेंट कर जाए आपस में, इंटीग्रेशन हो जाए प्रॉपर, जो गवर्नमेंट की सोच है और गवर्नमेंट की अप्रोच है वही। तो गवर्नमेंट जो इंटीग्रेशन का प्रोग्राम शुरू किया, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जब से शुरू की है,
तो उन्होंने इंटीग्रेशन के प्रोग्राम्स को शुरू किया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हम उसी के तहत वहां पे थे। वहां पर इतना बड़ा सेंटर होम्योपैथी का खुला हुआ है, योग का भी है, आयुर्वेदा का भी है। तो उसी हॉस्पिटल में हम वहां पे एज ए कंसल्टेंट वहां पे पोस्टेड है। तो जी, आपका काफी समय लिया हमने। नहीं अरे नहीं मैम, कोई अभी तो हमारे क्वेश्चंस अनलिमिटेड है आपसे। नहीं कोई क्वेश्चन हो बताइए दीदी, ऐसा हाँ क्या जी, है? हाँ जी, बिल्कुल। तो जो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जो इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है, उस पे भी हेल्प हम्म। करती है होम्योपैथी। जी हाँ बिल्कुल। अरे इमोशनल ट्रॉमा तो बहुत जबरदस्त होता है। हमने बताया ना, डर आदमी को खा जाता है। बस दिमाग में डर आ गया, अरे कैंसर हो गया तो हम बचेंगे ही नहीं। बच्चे तो कैंसर के पेशेंट को सबसे बड़ी काउंसलिंग तो यही होना चाहिए कि पॉजिटिव फीलिंग रखे, हमेशा खुश रहे। ये तो इन जनरल हर पेशेंट के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। अभी मैंने, हमारी ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में मैंने एक प्रोग्राम किया, हम मिलके नाचे गाएं और खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो अगर हर आदमी की जो हॉबीज हैं, उन हॉबी को वो अपनाए, खुश रहे, तो उसको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और मेंटल हेल्थ एकदम बिल्कुल, फिट रही तो कोई भी दिक्कत नहीं, उसकी कोई भी क्वालिटी ऑफ दिक्कत लाइफ नहीं ऐसे ही होगी। अच्छी रहेगी। तो हम यस, पब्लिक से यही कहना चाहेंगे कि सब लोग खुश रहें, अपनी किसी भी हॉबी को, म्यूजिक है, डांस है, वट एवर द मे बी, पेंटिंग, स्कल्पचर, वो उनको करते रहना चाहिए। अपने मन को खुश रखें और एक सोशल कनेक्ट बहुत अच्छा बना के रखें, जिससे कि आपकी आधी बीमारी वैसे ही दूर हो जाएगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें। बिल्कुल बिल्कुल। मैम इसमें मैं एक और चीज पूछूंगी कि जैसे रिकवरी में या पेशेंट का जब ये प्रॉब्लम चल रही होती है, तो उसमें फैमिली सपोर्ट कितना मैटर करती है? बहुत मैटर करती है, क्योंकि फैमिली, कई जगह फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। कुछ फैमिलीज में, स्पेशली रूरल एरियाज में, उनको लगता है कि ये लोग अपने आप ही बीमारी की एक्टिंग कर रही हैं और ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, तो वो लोग बेचारी बड़ी दुखी रहती हैं। जब मेंटल लेवल पर वो दुखी रहेंगी तो बीमारी उनकी बढ़ी जाएगी, वो एग्रीवेट हो जाएगी किसी न किसी वजह से। और तो अगर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को समझे, जहाँ केयरिंग है लोग, जहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि इनकी मेडिसिन समय से मिलना चाहिए, खुश रखते हैं पेशेंट को, वहाँ पेशेंट अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करता है और खुश रहता है, और उसका प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ भी अच्छा रहता है। तो हम ड्यूरेशन ओके, अगर बढ़ जाता है किसी दवा से, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो वैसे तो हर बीमारी के साथ ही कोई भी पेशेंट आए, उसके साथ काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। या और काउंसलिंग पे, और कैंसर पेशेंट के साथ तो और भी जरूरी है। क्योंकि जब तक वो मेंटली फिट नहीं होगा, फिजिकली फिट नहीं हो सकता। बिल्कुल बेसिक ऑफ होम्योपैथी। जी हाँ, जी हाँ, एकदम सही बात कही आपने। हाँ जी, डॉक्टर अब सोनी हमने कोई और? लाइफस्टाइल की भी बात कर ली, डाइट की भी बात कर ली, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताया, और इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग की भी बात कर ली। अब मैं चाहूंगी कि आप एक छोटा सा मैसेज उन वुमेन के लिए जो ब्रेस्ट कैंसर से फाइट कर रही हैं, या ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं, या जो डरते बहुत हैं उनसे, उनके लिए एक मैसेज दे दीजिए। ओहो, पहली चीज तो किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर सबसे पहले दिमाग से और मन से अपने हट जाना चाहिए। स्पिरिचुअल पावर है, हम लोगों की दवाइयां हैं होम्योपैथी की, जो स्पिरिचुअलिस्टिक वे में ही काम करती हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं। बस खुश रहें, पॉजिटिव फीलिंग रखें, सोशल इंटरेक्ट अपने चारों तरफ के लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार करें, और लोग भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। इसके अलावा एक्सरसाइज करते रहें, मेडिटेशन करें, योग करें, आप बिल्कुल फिट रहेंगे और आपको कैंसर आपके नजदीक नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल सही। हॉबी मैं हॉबी आपकी हर एक परमिशन की। से एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, अगर आप बताएं। परमिशन दे तो, कि अरे अरे, जो श्योर, मोस्ट इमोशनल वेलकम। सप्रेशन फीमेल्स को होता है, मैं चाहूंगी कि वो फुल इमोशनल सप्रेशन फीमेल्स को सबसे ज्यादा होता है, कि अपने दिल की बिल्कुल बात बिल्कुल नहीं करती हैं।
तो मैं ये कहूंगी कि अपने दिल की बात जरूर खुल के करें। बिल्कुल, वही हमने कहा ना, सोशल कनेक्ट, बात करने हाँ चाहिए, जी। वो यही तो। जब आप किसी के साथ फ्री होंगे, फ्रेंडली होंगे, तभी तो अपने दिल की बात कहेंगे। जी, जब बात ही बिल्कुल नहीं कर पाएंगे तो किसी से अपने दिल की बात ही नहीं कह बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल। तो दिल की बात कहना बहुत जरूरी है। और साथ में अपनी डाइट को ध्यान दें, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दें, और वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है वो सबसे बढ़िया नेचर ने बना करके भेजे, उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए ज्यादातर, तो आप एकदम फिट प्रोसेस्ड रहेंगे। फूड कम। और जो सीजनल हो रहे हैं वही खाएं। ये नहीं कि हम जो है विंटर्स में आम को ढूंढें। जब पपीता हो रहा पपीता खाइए, जब खरबूजा हो रहा खरबूजा खाइए, जी जब बिल्कुल वाटरमेलन है, ये तरबूज हो रहा है तरबूज खाइए, जब आपका आम हो रहा आम खाइए। तो जो बिल्कुल। नेचर ने बहुत सोच करके आपकी बॉडी के लिए ये सब फ्रूट्स बनाए हैं। तो जिस देखिए, जब गर्मी की शुरुआत, जब बहुत गर्मी होती है ड्राई, तो ऑरेंजेस और मौसमी का मौसम हो जाता है। जी। तो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उन्हीं का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। सही कहा। और आप दैट्स गुड मैम। बिल्कुल रहेंगे। और एक हॉबी हर एक की होना चाहिए, चाहे गाइए, एग्जैक्टली। चाहे पेंटिंग करिए, स्कल्पचर, उससे आपको बड़ा सुकून मिलता है मानसिक। जो जिनको कैंसर हो चुका है या खतरा है या फैमिली हिस्ट्री है, उनको तो डर एकदम हटा देना चाहिए और आराम से लाइफ को एंजॉय करें। जो जीवन है उसको एंजॉय करें अच्छे से। इसकी इंस्पिरेशन तो मैम आपसे मिल सकती है। हमें स्टेज पे आपको जब देखते हैं ना, तब लगता है कि हाँ बिल्कुल। बस यहीं तक पहुंचना है। नहीं, बस आप लोग एग्जैक्टली। भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमको खुशी होती है। थैंक यू मैम। आपने थैंक यू। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने बनाया जिसपे हर हफ्ते डिस्कशंस होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इससे अवेयरनेस पब्लिक की बढ़ेगी। और इसके अलावा अभी आप लोगों ने एक वुमेन्स डे पे प्रोग्राम किया था, हमको पता है, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम वो भी हुआ था। तो आप लोग भी बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमसे अच्छा करेंगे आप लोग। अरे मैम, बस आपके अंडर हमें करना है। बिल्कुल, आप तो सच में एक टॉर्च बियरर है हमारे लिए होलिस्टिक हीलिंग के लिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक आपकी जो बुक है उसके बारे में, वो अमेज़न पे है, मिल हाँ जाएगी? बिल्कुल, उसका बता जी हाँ देना जी, नाम मेरा। बिल्कुल अमेजोन पे भी ले सकते हैं, बीजेन वाले डायरेक्ट भी दे देंगे आपको दिल्ली ओके, में। बुक का नाम क्या है? स्टॉल, ब्रेस्ट उसका कैंसर? नाम, हाँ, होम्योपैथी इज कंकरेंट क्यूरेटिव एंड सपोर्टिव पोटेंशियल इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा। चलो आप व्हाट्सएप कर देना। नहीं, हाँ, वी विल राइट डाउन द नेम जब हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना, इसका नाम हम मेंशन कर देंगे। इसके कमेंट में हम लोग डाल देंगे। मैं अभी आपसे ले लेती हूँ है ना, अच्छा तो हम इसमें डाल ठीक है, हम भेज देंगे आपको। जो अमेजोन पे है उसका हम आपको भेज देंगे। हाँ तो जी, मैं उसको इसमें डाल श्योर दूंगी। मैम। ठीक है मैम, ठीक है। चलो, थैंक यू बहुत मैम, अच्छा थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत धन्यवाद, अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा मजा आया। टाइम दिया। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आपने हमको बुलाया और आपके साथ इतना अच्छा समय हमने गुजारा, और बहुत अच्छा लगा आपसे हम इंटरेक्ट बुलाते करके, रहेंगे आप आपको। सभी लोगों से। थैंक यू। बिल्कुल मैम, नेक्स्ट टाइम फिर से बुलाएंगे आपको जल्दी। बिल्कुल। थैंक यू। जब भी आप बुलाएंगे थैंक्स अ हम लॉट। जरूर आएंगे। थैंक यू ठीक है। वेरी ओके। मच। ओके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके। Okay.